हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, हमने ऑलरेडी कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड या फिर इंटरनेशनली इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स के बारे में, अग्रीमेंट्स के बारे में, ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात किया हुआ था। यूएन से रिलेटेड जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हो गया, या फिर हमने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के बारे में भी देखा हुआ था। लेकिन एज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 मेजर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि खासकर वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए और इस फोना या फिर फ्लोरल लाइफ जिसे हम कहते हैं उसे बचाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ब्रीफली बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार डिफरेंस बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसका रेफरेंस हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अगर किसी एक्ट के तहत इसे बनाया गया हो, अगर ये अपने पावर्स किसी स्पेसिफिक एक्ट से लेता है तो इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। किस एक्ट से इसे बनाया गया है हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में देखेंगे। एंड इट इज ऑल्सो एन एडवाइजरी बॉडी, यानी कि एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइज करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनिमल वेलफेयर लॉस। अगर आपको पता हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो अलग अलग लॉस वगैरह भी बनाता है। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा, हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह भी देखा। ये सभी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बचाने की, इन वाइल्ड लाइफ को बचाने की जो है कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के लॉस जब लाए जाते हैं तो किस तरीके के लॉस होने चाहिए, कौन से प्रावधान होने चाहिए, किस तरीके से हम कंजर्वेशन वगैरह कर सकते हैं, इन सभी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अपने पास विद डेटा रखता है और वो मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देता है। एंड प्रमोट्स वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री ऑफ इंडिया। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में जो है, ऑफ कोर्स ये इंडिया का ही एक बॉडी है, तो इंडिया में ये प्रीडोमिनेटली काम करता है एनिमल वेलफेयर के लिए। It was established in 1962 under Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act in 1960। याद रखिएगा कि it was created by या फिर it was created under the provision of Prevention of Cruelty to Animals Act 1960। इस एक्ट के तहत जो है हमें कई इंपॉर्टेंट ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि किसी भी जानवर को, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड हो या फिर वाइल्ड हो, उसे किसी भी तरीके का अब्यूज़ नहीं किया जा सकता। इवन बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दे सकूँ तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें भी जो है आप अब्यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी तरीके का अब्यूज़ उन्हें पहुंचता है तो आपको पेनल्टी दी जाती है। IPC की ऐसी कई धाराएं, सेक्शंस आपको मिल जाएंगी जिसके तहत आपको जेल भी हो सकती है और पनिशमेंट के तहत आपसे जो है फाइन भी बनवाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है PCA एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर्स कितने हैं? देखिए, द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स हु सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है नॉमिनेट करती है या फिर उन्हें अपॉइंट करती है। 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, 28 मेंबर्स होते हैं और कंट्री के अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज में जो है इनके ऑफिसर्स होते हैं। इट वर्क्स टू एंश्योर दैट एनिमल वेलफेयर लॉस इन द कंट्रीज आर फॉलोड एंड प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू वेलफेयर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जो कोई भी स्टेट सरकारें चला रही हो या फिर सेंट्रल क्यों ना हो, और भी कई NGOs भी जो एनिमल वेलफेयर राइट के साथ या फिर एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उनके साथ कोलैबोरेट करता है, लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करता है, एनिमल राइट्स को जो है वो आगे बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो पूरे जितने भी वेलफेयर लॉज जो है ऑलरेडी लाए गए हैं उन्हें एनफोर्स करने में भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत ही क्रूशियल होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बल्लभगढ़ इन फरीदाबाद, हरियाणा। इससे पहले ये चेन्नई में हुआ करता था, तमिलनाडु में। रिसेंटली जो है इसे शिफ्ट करके बल्लभगढ़ में रखा गया है जो कि फरीदाबाद में है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच यू विल फाइंड इन इंडिया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बात करना है वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी। जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स, जू वगैरह, जो जू पार्क्स हम कहते हैं अलग अलग मेजर सिटीज में जो होते हैं, उन सभी का जुरिस्डिक्शन जो है वो यही सेंट्रल जू अथॉरिटी मेंटेन करता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। द सेंट्रल जू अथॉरिटी इज द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ जूज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 38A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1932। तो जू जब आप एस्टैब्लिश करते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही एस्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, किस तरीके से आप वहाँ पर इनब्रीडिंग जो है जानवरों की चलेगी, कौन से स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करेंगे अलग अलग जानवरों के लिए, इन सभी के बारे में जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी, यानी कि इन सभी के बारे में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील करता है। और स्पेसिफिकली जूलॉजिकल या फिर जू पार्क से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो वह सेंट्रल जू अथॉरिटी डील करता है और यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी इज टू कॉम्प्लीमेंट द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए ऐसा नहीं है कि जू सिर्फ एक तौर पर अगर हम देखें तो टूरिज्म के लिए या फिर बच्चों के लिए जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इस तरीके से नहीं होता। दरअसल जोलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो कई बार जो है एक्सेसिटू कंजर्वेशन के लिए भी काम आते हैं। यानी कि अगर कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पांडास वगैरह चाइना में जो कि बहुत ही बुरी तरीके से थ्रेटन किए गए थे, लेकिन आज चाइना में पांडास की जो पॉपुलेशन वो बहुत अच्छी खासी तादाद में है। एंड द वन रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस जोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उन्होंने कई जूस वगैरह खोले हुए थे इन पांडास के लिए जहां पर उनकी ब्रीडिंग चलती थी साइंटिफिकली, उन्हें एडिक्वेट जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज चाहिए थी वो प्रोवाइड किए जाते थे। तो इस तरीके से अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है जो कि एनिमल है जो कि थ्रेटन किया गया है या फिर एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्शन के कगार पर है, तो उसे आप थ्रू दिस एक्सीटू मेथड दैट इज जोलॉजिकल पार्क्स आप जो है फिर से उनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में भी जो है बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर हाउसिंग, अपकीप, हेल्थ केयर एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स इन जूस हैव बीन लेड डाउन अंडर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जू रूल्स 1992। तो ये जू रूल्स 1992 भी जो है सेंट्रल सरकार ने ही दिए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये सेंट्रल जू रूल्स जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से आप केजेस वगैरह मेंटेन करेंगे, एनक्लोजर्स किस तरीके से होंगे, जो वाइल्ड एनिमल्स आप लाते हैं उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, उन्हें फीडिंग वगैरह किस तरीके से की जाएगी, इन सभी के बारे में जो है जू रूल्स डील करते हैं। और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मेंटेन करने वाले सेंट्रल जू अथॉरिटी होते हैं। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया हुआ है। तो एज ऑफ इंडिया में इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने देखा 1992 रियो समिट के बाद आया हुआ था। 3 सिस्टर कन्वेंशन अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं हो तो याद कीजिएगा, आपके लिए एक होमवर्क है। तो उसी के तहत जो है हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास किया हुआ था और उसके तहत हमने एनबीए यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की हुई थी। It is of course a statutory body that performs a facilitative, regulatory and advisory functions for the government of India on issues of conservation and sustainable use of biological resources. The NBA has its headquarters in Chennai, Tamil Nadu, India. हमने ऑलरेडी इसके बारे में इन डिटेल बात किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और मैं आपसे ये भी रिकमेंड करूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर टू द पॉइंट लेक्चर्स के YouTube चैनल पर इन सभी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के वीडियोस आपको इन डिटेल मिल जाएंगे। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर जाकर फिर से देख सकते हैं। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा चौथा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जो है वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। आपको वर्डिंग से ही समझ में आएगा कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए खासकर वाइल्ड लाइफ में हमने ऑलरेडी साइट्स के बारे में बात किया हुआ था। अगर आपको याद हो तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि वाइल्ड फ्लोरा और फोना को इलीगल ट्रेडिंग से, पोचिंग वगैरह से बचाने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से इंडिया के लेवल पर जो है यानी कि इंडिया के नेशनल लेवल पर जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसी का काम करने की कोशिश करता है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अगेन ये भी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी, यानी कि ये रेगुलेटरी बॉडी भी है, एडवाइजरी बॉडी भी है, तो इसे मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी कहा जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया में भी जो है पोचिंग का, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे कई IUCN रेड लिस्ट के एनिमल्स आपको ईजिली जो है इलीगली ट्रैफिक्ड होने में दिखेंगे इंडिया में। उन्हें मारा जाता है उनके स्किन्स वगैरह के लिए। आज भी टाइगर्स को जो है लोग हंट करते हैं उनके टीथ के लिए, उनके स्किन वगैरह के लिए। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है इन सभी चीज़ों को एक चेक रखने के लिए, रोक लगाने के लिए जो है काम करता है। The Bureau's headquarters is located in New Delhi. It also assists and advises the custom authorities in inspection of consignments of flora and fauna. जब कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर आप विथ लाइसेंस यानी कि परमिशन के साथ अगर आप किसी एक्सोटिक एनिमल को इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सोटिक प्लांट स्पीशीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चाहिए कि कस्टम्स के जो अथॉरिटीज होते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह में या फिर जो सी पोर्ट्स वगैरह में जो आपको मिलता है, वहाँ पर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस उन ऑफिसर्स को, उन अथॉरिटीज़ को दिया जाता है। और जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं वो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल
ब्यूरो से होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से, जो कि बताता है कि किस एनिमल को जो है आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, किस एनिमल को इंपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर वो कौन से स्पीशीज़ हैं अगर इंपोर्ट करेंगे तो एडिक्वेट लाइसेंसिंग किस तरीके से होने चाहिए, कौन से परमिशंस वगैरह लेने चाहिए, इन सभी के बारे में जो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो काम करता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, खासकर जो कि इंडिया के वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।